दोस्तों नमस्कार। इस चैनल के नए एपिसोड के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन के विकास का 5वां चरण पढ़ेंगे। आप इसको 5वां चरण भी मान सकते हैं या एक स्वतंत्र टॉपिक के रूप में भी आपके सिलेबस में दिया गया है कि 1970 ऑनवर्ड्स माना जाता है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। नवलोक प्रशासन क्या है? नवलोक प्रशासन एक चुनौती थी स्टेटस को, यथास्थितिवाद को, जो कि प्रशासन में भयंकर तरीके से आ गया था। तो कुछ लोगों ने, कुछ युवा विद्वानों ने, युवा चिंतकों ने या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो लोग सोचते थे, उन्होंने यथास्थितिवाद को चुनौती दी और इसे ही नवलोक प्रशासन कहा जाता है। इन्होंने रूढ़िवादिता पर प्रहार किया, विरोध किया कि हर चीज आप पुरानी चीजों से इतने चिपके हुए क्यों हैं, हम क्यों परिवर्तन को, चेंजिंग एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिव क्यों नहीं है। ये रीयूनियन विद पॉलिटी है। नवलोक प्रशासन ने कहा कि राजनीति, विज्ञान, पॉलिसी, नीति और लोक प्रशासन दोनों को पूर्णतया विलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप कैसे राजनीति से स्वयं को या राजनीति को दुत्कारने का प्रयास कर रहे हैं, यह मान्य नहीं हो सकता। यह है रिलेशन विद रियलिटी। नवलोक प्रशासन ने कहा कि पता नहीं लोक प्रशासन किस सपने में जी रहा है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, वास्तविक स्थितियां कैसी हैं, उनके प्रति पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है वास्तविकता को। तो हमें पुनः वास्तविकता से जुड़ना होगा। यही था नवलोक प्रशासन। दोस्तों इसकी स्पेशलिटीज की अगर बात करें तो इसमें आदर्शवाद था, आइडियलिज्म। इसमें एक्सक्लूडेड कम्युनिटी, जो वंचित वर्ग है समाज का, उसकी प्रोग्रेस का नजरिया था, उसके प्रति समानुभूति थी, उनके उत्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। ये जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो विद्वान नवलोक प्रशासन के उत्थान में या उदय में या उसके जन्म में जिन चिंतकों और विद्वानों का योगदान माना जाता है, उन्होंने कहा कि हमें जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। नागरिक महत्वपूर्ण है, संस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोसीजर्स महत्वपूर्ण नहीं है, प्रिंसिपल्स महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। यही इसकी खासियतें हैं। अगर बात करें तो आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों को एक नया आइडिया आया कि लोक प्रशासन में यथास्थितिवाद बढ़ गया है, रूढ़िवादिता आ गई है, कुछ नया होना चाहिए विषय के साथ। इसके पीछे कारण था टर्बुलेंस, उथल पुथल चल रही थी यूएस में। मुझे ये पता नहीं चल पाया, मैंने खूब ढूंढने की कोशिश की कि कौन कौन सी उथल पुथल चल रही थी। आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं क्योंकि आप तैयारी में लगे हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि उस समय अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी कि लोग कह रहे हैं कि उस समय यूएस में टर्बुलेंस या उथल पुथल का दौर था, इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व था, कंफ्यूजन था, संदेह था। लोग ये कहने लग गए कि 2 E's, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, यानी मितव्ययता और दक्षता अपने आप में इनएडिक्वेट ऑब्जेक्टिव हैं, अधूरे लक्ष्य हैं। ह्यूमन बीइंग इज इंपॉर्टेंट देन 2 E's। इन 2 E की बजाय, दक्षता और मितव्ययता की बजाय मानव महत्वपूर्ण है, हम मानव की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो वातावरण वहां बना, उसने जन्म दिया नवलोक प्रशासन को। ये टर्बुलेंस, इनस्टेबिलिटी और कंफ्यूजन क्या चल रहा था, आप मुझे अवश्य बताना। दोस्तों इसके बारे में रॉबर्ट टी गोलम्बियस्की नाम के एक विद्वान हैं, लोक प्रशासन पे उन्होंने काफी साहित्य लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस नवलोक प्रशासन 3 एंटी गोल्स पे आधारित है, प्रति लक्ष्यों पे। ये चीजें हो सकता है आप समझ नहीं पाए होंगे अब तक किताबों में, आज इनको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये विरोध करता है, किस चीज का विरोध करता है? एंटी पॉजिटिविज्म है ये। क्या? लोक प्रशासन, यानी ये कुछ चीजों को नकारता है। ये कहता है कि कुछ नहीं होता वैल्यू फ्री साइंस, मूल्य निरपेक्ष विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान का विषय है। लोक प्रशासन जनता के साथ इंटरेक्शन करता है, कटिंग एज लेवल पे काम करता है। आप इसमें वैल्यू फ्री की बात नहीं कर सकते। हम मूल्य निरपेक्ष बातों का विरोध करते हैं। ये डिटरमिनिस्टिक व्यू का विरोधी है, यानी ये इस बात का विरोध करता है कि व्यक्ति के व्यवहार को आप
पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि व्यक्ति इस स्थिति में ऐसा ही व्यवहार करेगा, जबकि व्यक्ति का व्यक्तित्व, सोचने, विचारने, उसका पालन पोषण, सांस्कृतिक पहलू डिफरेंट होते हैं। तो ये व्यक्ति के डिटर्मिनिस्टिक व्यू का विरोध करता है, एंटी पॉजिटिविस्ट है। ये डिटैचमेंट ऑफ पॉलिसी का विरोध करता है, क्योंकि जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो कहता है कि पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में डाइकोटोमी है, लेकिन नव लोक प्रशासन कहता है नहीं। इस आधार पे इसको कहा जाता है एंटी पॉजिटिविस्ट। दूसरा ये एंटी टेक्निकल, ये कहता है कि हमने मशीन और सिस्टम के नाम पर व्यक्ति की पूर्णतः उपेक्षा कर दी है और एक मानव की मशीन और संस्थाओं की अपेक्षा मानव महत्वपूर्ण है। हम मशीन और संस्थाओं की उपेक्षा की जा सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए इसको एंटी टेक्निकल या तकनीक विरोधी कहा जाता है। ये एंटी ब्यूरोक्रेटिक है, ये कहता है कि रूल्स, प्रोसीजर, हायरार्की ये सारी हिंड्रेंस हैं, हमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अनुरूप अपनी संस्थाओं को ढालना पड़ेगा, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी ब्यूरोक्रेटिक, एंटी टेक्निकल और एंटी पॉजिटिविस्ट। तो ये रॉबर्ट टी गोलमवियस की इस नव लोक प्रशासन की ये 3 मुख्य विशेषताएं बताते हैं या 3 मुख्य एंटी गोल बताते हैं। अगर गोल की बात की जाए, इसके लक्ष्य क्या है? बिलीव इन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन काइंड। नवलोक प्रशासन मानता है कि मानव में अनंत क्षमताएं हैं और हमें उन क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए। दूसरा, ये मूल्य, एथिक्स, मूल्य और नैतिकता पर बल देता है। मूल्य और नैतिकता ऐसे एक तरह से सर्वव्यापी सिद्धांत हैं जो जन कल्याण के लिए, जिनको हर व्यक्ति को या संस्था को इम्बाइब करना चाहिए। तो ये इकोनॉमी और एफिशिएंसी के बजाय एथिक्स और वैल्यूज पर बल देता है, ये इसके लक्ष्य माने गए हैं। दोस्तों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो मूल रूप से 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो बड़े बड़े चिंतकों ने, लोक प्रशासन पे लिखने वालों ने, पढ़ने वालों ने, समझने वालों ने निकाली है। पहली है प्रासंगिकता या रेलेवेंस। ये कहता है कि लोक प्रशासन को कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर फोकस करना चाहिए। वर्तमान में जो भी घटनाएं हैं जो प्रासंगिक है मानव के कल्याण के लिए, जो घटनाएं प्रभावित कर रही हैं हमारे जीवन को, उन घटनाओं पे बल देना चाहिए, न कि टू इज से चिपका रहना चाहिए। हमें दक्षता और कार्यकुशलता की दक्षता और मितव्यता जरूरी है, लेकिन इनके साथ साथ, इन 2 ईज के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज की तरफ हमें ध्यान देना होगा। हमें रूढ़िवाद से अलग हटकर नई दिशा में सोचना होगा। दूसरा ये बात करता है मूल्यों की। मूल्यों का मतलब निगेट द वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये मूल्य निरपेक्षता को नकारता है कि कोई भी सामाजिक विज्ञान का विषय मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता, उसे नैतिक होना होगा। नैतिकता पर बल देता है। यह नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। अब तक जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो संस्थाओं पर सेंट्रड था। अगर जैसे कई संस्थाओं में आपने देखा होगा कि आप उस संस्था के ग्राहक हैं या उस संस्था से सेवाएं लेने के लिए अधिकृत हैं, आपको अधिकार है, लेकिन आप अगर उस संस्था में जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं यहाँ अजनबी हूँ। जैसे अगर वास्तविक उदाहरण की बात की जाए तो अगर आप थाने के सामने से गुजरते हैं या थाने के अंदर जाते हैं, अपनी जो निश्चित कोई आपका इश्यू है, आपके साथ किसी की दुर्घटना हो गई है और आप अपना वहां पक्ष रखना चाहते हैं, तो भी आपको घबराहट होती है। ये इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक व्यू है। इन्होंने कहा कि हमें इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक से सिटीजन सेंट्रिक बनना होगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा पुलिस भी काफी प्रचार करती है कि हम जनता के लिए, जनता के साथ CLG जो कम्युनिटी लाइजन ग्रुप है वो बना रहे हैं। ये एक तरह से सिटीजन सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाने का विचार है। ये बात करता है सामाजिक समता की, कि मानव महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति का अपने आप में महत्ता है, इसलिए हमें इंक्लूसिवनेस यानी सर्व समावेशी समाज पर बल देना होगा। वो सोशल इंक्लूसिवनेस, सामाजिक हमें इंक्लूजन लाना होगा, सामाजिक समावेशीकरण करना होगा। राजनीति
में भागीदारी लोगों को बढ़ानी होगी, उनको नागरिक अधिकार देने होंगे। ये आर्थिक सशक्तिकरण या आर्थिक उन्नति की बात करता है, ताकि आर्थिक समता समाज में लाई जा सके। ये प्रोएक्टिव, ये स्वयं आगे बढ़कर पहल करके काम करता है। जैसे अगर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने जाना है, एक तो आप ऑफिस में जाएंगे, वहां बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, कुछ अपने प्रूफ देने होंगे। एक स्वयं प्रशासन गांव में आकर कहे कि जिन लोगों ने अभी तक, जिनकी एज हो गई है या जो अभी किसी भी चीज के लिए काबिल हो गए हैं कहीं अप्लाई करने के लिए, और जिनको मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो आप पर मंथ हम आपके गांव में आकर बना के जाएंगे। ये है पहल, ये रेस्पॉन्सिव है, ये संवेदनशील है, ये लोगों की मांग से पहले उनकी जरूरतों की पहचान करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसका जो दूसरा मुख्य लक्षण है, तीसरा, वो है या तीसरी विशेषता है सामाजिक समता की स्थापना करने का प्रयास करना। चौथा, ये परिवर्तन पर बल देता है, क्योंकि बिना परिवर्तन के आप सोशल इक्विटी की कल्पना या कामना नहीं कर सकते। ये कहता है कि हमें यथास्थितिवाद से मुक्ति लानी होगी। हमें जो सशक्त हित समूह है, जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय सबको प्रभावित करके अपने हित साध लेते हैं, उन हित समूह का ये विरोधी है। वो कहता है कि हमें इन हित समूह पे अगर प्रहार नहीं करेंगे तो सामान्य जन की, सामान्य नागरिक की कल्याण या सशक्तिकरण की कल्पना करना संभव नहीं है। ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस की बात करता है। ये कहता है हमें सृजनात्मक तरीके से सोचकर नवीन और मौलिक समाधान ढूंढने होंगे विभिन्न समस्याओं के। तो ये चार मुख्य रूप से इसकी मूलभूत विशेषताएं मानी जाती हैं लोक प्रशासन की, और हम केवल इन्हीं मूलभूत विशेषताओं पर आकर रुक जाते हैं। समग्रता में सामान्यतः हमारी अध्ययन करने की प्रवृत्ति का हम में अभाव पाया जाता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात अगर करें तो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, अगर कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि पुराना जो लोक प्रशासन है, या जिसको परंपरागत लोक प्रशासन कहा जाता है, वो सिद्धांतों पे और प्रक्रियाओं पे बल देता है, जबकि नया लोक प्रशासन मूल्य और नैतिकता की बात करता है। पुराने लोक प्रशासन का फोकस प्रशासन पे था, नव लोक प्रशासन का फोकस पब्लिक पर है। पुराना लोक प्रशासन टू ईज, दक्षता और मितव्यता की बात करता था, लेकिन नव लोक प्रशासन तीसरा ई, इफेक्टिवनेस की बात करता है। दोस्तों, तो क्या हुआ, नव लोक प्रशासन का जो ये दौर शुरू हुआ 1970s के ऑनवर्ड्स, उससे बदला क्या? उससे बदला जो भी संस्थाएं हैं लोक प्रशासन वाली, जो लोक विधि का क्रियान्वयन करती हैं, जनता के लिए काम करती हैं, वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, उनका ग्राहक या जनता या नागरिकों के प्रति दृष्टिकोण बदला, नजरिया बदला, और नागरिक उन्मुख संस्थाओं की, प्रक्रियाओं की स्थापना शुरू हुई। ये मूल्य आधारित क्रियाएं शुरू हुई, मूल्यों पे बल दिया जाने लगा, एथिक्स पे बात होनी शुरू हुई। इसने प्रशासन को सामाजिक रूप से सचेत बनाया। समाज में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कैसे मौलिक और सृजनशील समाधान हम ढूंढ सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, सामाजिक समता और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार से ये सामाजिक रूप से सचेत हुआ लोक प्रशासन नव लोक प्रशासन के आने के कारण। इसी नव लोक प्रशासन ने यथास्थिति पे प्रहार किया, चेंज पर बल दिया। इसलिए नव लोक प्रशासन के आने के बाद लोक प्रशासन स्वयं को एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा अनुकूलनशीलता उसकी बढ़ी, अडेप्टेशन के प्रति वो अनुक्रियाशील हुआ और अपनी रिजिडिटी को इसने त्यागा। दोस्तों, नव लोक प्रशासन में सबसे बड़ा रोल अगर किसी विद्वान का माना जाता है तो वो है ड्वाइट वाल्डो, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस। कब ये लिखी गई थी? शायद 1971 में। उसी समय एक पुस्तक और आई थी जिसके लेखक थे फ्रैंक मैरिनी। उनकी पुस्तक का नाम मेरे पास उपलब्ध साहित्य में नहीं मिल पाया, आशा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।